का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले एक शब्द ये समझना है कि व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन। अगर मैं ये कहूँ कि फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, वाइट हो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, कोई भी हो, सब समझ जाएंगे। तो पहले एक बात समझना, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जो लिखा हुआ है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रांति, ठीक है। रिवॉल्यूशन शब्द का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम क्रांति कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, ये समझिए। जब आप कोई सिस्टम, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम काम कर रहा है और किसी सिस्टम को आप पूरी तरीके से बदल दें, तो वो आपकी क्रांति कहलाती है। अगर आपने थोड़ा बहुत बदला है तो उसे आप चेंजेस कहते हैं, मॉडिफिकेशंस कहते हैं। समझ रहे हैं ना बातों को। फॉर एग्जांपल, जैसे आज तक आप पढ़ते आए थे, जैसे ट्रेडिशनल वे अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक क्लासेस होती थी, एक टीचर होते थे, पढ़ाते थे। फिर कोरोना काल आया और कोरोना काल में मालूम चला कि आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ाई का एक सिस्टम ही बदल गया। उससे पहले क्या बदला था कि क्लासेस में आप डिजिटली पढ़ सकते हैं। जैसे आज हम आपको थोड़ा सा कभी कभी कंप्यूटर ग्राफिक्स दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिजिटल चीज़ों का सहारा लेना। लेकिन फिर एक समय आया कि क्लास आपके घर के अंदर चली जा सकती है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये ज़रूर था कि आप टीचर को घर बुला लेंगे, ये सोचा था कि पूरा स्कूल ही घर के अंदर बुला लेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो ये क्या कहलाएगा, डिजिटल रेवोल्यूशन। समझा की बात, क्योंकि मतलब एजुकेशन का आपने डिजिटलाइजेशन किया, ऐसा किया कि वो डिजिटल रेवोल्यूशन है। पूरे का पूरा क्लास ही आप घर में उठा ले आए। ये बात समझ पा रहे हैं बात को। किसी चीज़ को पूरी तरीके से बदल देना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। जैसे देश, हमारा देश पहले आज़ाद नहीं था, ठीक है। उस अपने एक सिस्टम में जी रहा था, उसके पास अपना एक सिस्टम था, अपने सिस्टम से काम कर रहा था। फिर एक समय आया, देश पूरी तरीके से बदल गया। मतलब ऐसा बदला कि हमारे पास अपना सिस्टम है, ठीक है। हम उनका, लेकिन हम आज भी अंग्रेजों के बहुत सारे नियम कानून का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, ठीक है। लोगों को फांसियों पर चढ़ा दिया जाता था, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा होता था ना। अभी सिस्टम बदल गया है। अभी ऐसा नहीं कि कोई क्रांति करे फांसी चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। आज के डेट में फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रांति। समझ आ गई बात। तो फ्रांस में भी कुछ ऐसे ही रहा होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रांस में भी सेम चीज़ों की बात करें तो पूरे एक सिस्टम को कंप्लीट बदल देने की घटना क्या कहलाती है, फ्रांस की क्रांति। और एक शब्द में ये जानते रहिए, फ्रांस की क्रांति एक फेल क्रांति थी। एक मतलब फेल रिवोल्यूशन था। फेल रिवोल्यूशन का मतलब क्या था, देखो, पहला एक सिस्टम होता है कि राजा होता है, ठीक है। एक में होता है प्रजा होती है, ठीक है। जैसे मतलब पूरा जो आपका सिस्टम है वो कौन चलाता है, राजा। और एक सिस्टम में क्या चलाती है, प्रजा चलाती है। जैसे अभी क्या है, प्रजा चलाती है। प्रजा कैसे चलाती है, हम पे हमारे लिए कानून कौन बनाएगा ये हम तय करते हैं। हम चुनाव में पर्सन को चूज़ करते हैं, वो जाता है, इलेक्ट होता है, बैठता है, वो हमारे लिए काम करता है। यानी हमारे लिए काम कौन करेगा ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं तय करेगा। ये क्या है, प्रजा सिस्टम है। और राजतंत्र क्या है, ठीक है। राजतंत्र ये है कि जिसमें राजा का बेटा राजा बनता रहता है, ये है। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा और या राजा का भतीजा राजा बन जाए, समझ में आ गई बात। तो ये बदलाव हुआ, लेकिन राजा सिस्टम ही खत्म हो जाए और नया सिस्टम आ जाती है, क्या बदलाव, मतलब ये क्रांति हो गई। बात समझ आ गई ना। तो वहाँ पे ही था, राजा क्या बेटा ही राजा बनता था, ठीक। तो क्यों, अब ये क्या सिस्टम है, तो आप ये समझिए कि ये बदलने की नौबत ही क्यों आई। आखिर ये क्या कोई नया सिस्टम था, नहीं, हजारों हजार साल चला रहा था। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जब राजा का बेटा अपने आप को राजा का ही बेटा समझा, पब्लिक को कुछ ना समझे, तो दिक्कत है। लेकिन अगर राजा का बेटा पब्लिक के लिए भला करेगा तो पब्लिक भी खुश रहेगी, है कि नहीं। ऐसे कोई एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में राजा हुए हैं जो बहुत अच्छे थे, जिनको प्रजा बहुत मानती थी, उनका आज भी नाम है। और कुछ राजा तो ऐसे थे कि जिनको चाहते थे कि कैसे ये ऊपर जाएं, तो मतलब मनाती होगी पब्लिक भी कि भगवान इनसे छुटकारा मिले। समझ आ गई बात, तो समझिए। तो जो फ्रांस है ना, फ्रेंच, आप यूरोप का है। अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर बहुत सारे जो यूरोप के अंदर राजा होते थे ना, वो कौन से खानदान के थे, बॉन डायनेस्टी के थे। मतलब उनका जो साम्राज्य था बॉन साम्राज्य से बिलोंग करते थे। और उनके जो राजा थे उनका नाम क्या था, ये क्या बोलते हैं, लुईस, नहीं लुई 16 तो 16 राजा था ना। उसके पहले कौन रहा होगा, लुई 15 के पीछे कौन रहा होगा, लुई 14, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर समस्याओं की जो जड़ है वो 14 के बाद शुरू होती है। आप कहिए कि जब लुई 14 राज करता था ना,
तो बहुत क्रूर शासक था 14, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ता था, ठीक है, बहुत उसने लड़ाइयाँ जीती और देश को गया, और पूरी तरीके से ना वो ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? आ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है, बैठो। ऑटोक्रेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिस पे कोई अंकुश न रहे उसे हम क्या बोलते हैं? निरंकुश। अंकुश का मतलब क्या होता है? आप रोक टोक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हैं तो आपके ऊपर अंकुश कौन लगाता है? प्रतिबंध कौन लगाता है? पापा। कितने बजे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? आप भी सोचते हो कि क्या एकदम, मतलब हर वक्त अंकुश लग रहा है, मतलब आप पर रोक टोक लग रही है। आप पर रोक टोक लग रही तो आप क्या है? आप एक प्रतिबंध के अंदर घिरे हुए हैं। ये बात समझ आ गई? अगर आप ये कहें कि मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, आज से मैं ही राजा, आपके अंदर फीलिंग आएगी ना राजा वाली, आप चाहे मैं जितने बजे सोऊं उठूं करूं, ठीक, तो आप क्या हो जाएंगे? निरंकुश। तो क्या अब समाज में इस तरीके से तो हर कोई निरंकुश है जिसके ऊपर कोई नहीं है? तो जवाब है नहीं। समाज ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जिसके ऊपर कोई नहीं है उसके ऊपर सोशल स्ट्रक्चर्स हैं। मान लीजिए किसी घर में कोई नहीं है, क्या वो निरंकुश है? अरे उसके ऊपर सरकार बैठी है। ऐसा थोड़ी ना वो जाके किसी को मार देगा, अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को मार दो पुलिस पकड़ लेगी। समझ लो ना बात को? तो उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बैठी हुई है, और सरकार पे अंकुश लगाने के लिए कौन बैठा है? हम। कल को सरकार अगर कुछ बदमाशी करती है, हम बताएंगे आना 5 साल बाद मिलना। कल कभी सवाल बने कह दें कि ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? आना 5 साल बाद बताएंगे, ठीक है, देंगे तुमको वोट। क्या आप क्या कर रहे हो? ये अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, मतलब आप एक बंधन बांध रहे हो, ठीक है। और निरंकुश कौन है? जिसको पता है कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, मैं चाहे किसी का गर्दन क्यों ना काट दूं, कोई बोलने वाला नहीं है। ये है ऑटोक्रेटिक सिस्टम। समझ पाए बात को? 14 को ये विश्वास था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके शब्द हैं, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, ठीक है। वो ऐसा कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं चाहूँ तो जो करूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तुम्हें चाहे जीने का हक दूँ, चाहे तुम्हारा जीवन छीन लूँ, मेरी मर्जी। तुम खा रहे हो, मेरी मर्जी, सांस ले रहे हो, मेरी मर्जी। ये है निरंकुशता का मतलब, कह सकते हो लिमिट, ये कि मतलब वो जो चाहे वो करेगा। ये आप समझ लो, इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। अब इससे पब्लिक खुश रहेगी कि ना खुश रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, उनको तकलीफ होगी। अगर आप उनका दुख दर्द समझें तो ठीक भी है, अगर आप उनका दुख दर्द नहीं समझेंगे तब तो दिक्कत है। पब्लिक का दुख दर्द ज़्यादा समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। राजा हमेशा लड़ाई में विश्वास रखता है, राज्य को जीत रहा है। फ्रांस आज जितना भी बड़ा है वो 14 की देन है। अगर आप यूरोप का नक्शा देखें तो फ्रांस का जो क्षेत्र है ना काफ़ी बड़ा है, अब वो 14 की देन है। लुइस 14 ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ के उस क्षेत्र को कब्जा किया और काबिज मतलब अपने देश को बढ़ाया। ये बात समझ गई? लेकिन जब उनके बेटे पैदा हुए तो अब लन्ना मुन्ना, जब बेटा बड़ा हुआ राजा बेटा, तो उसका नाम क्या रखें? मैं 14, ये 15। समझना भी बात? मेरा पोता 16। समस्या ये है कि 17 आया ही नहीं। समझना गई बात? ठीक है, ये लाइन समझना गई? तो जब 15 आया तो 15 क्या देख रहा है? 15 कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? जिसको जन्म से सारी सुविधाएं घर पे बिना मेहनत के मिल जाती हैं उसे कहते हैं राजा बाबू। समझ रहे हो बात को? मतलब कोई तकलीफ ना हो जीवन में। हाँ, वही चीज़ है। सारी ज़मीन जीती जिताई अपनी है, देख रहा है पापा इतना दम रखते हैं, कोई सर उठाने वाली हिम्मत नहीं है, तो हम भी उन्हीं की आड़ में कर लेते हैं। अब जो बचपन से यही देखता आ रहा है कि उसके पिता के सामने सब सर झुका रहे हैं, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं है, वो जिसका चाहे सर कटवा देते हैं, तो उसके अंदर तो खुद ही दम रहेगा ना। और जो कहते नहीं है कि अरे ये मेरा बेटा है दमदार होगा, ये दम आता कहाँ से है? अपने अगल बगल देख के। अगर किसी की परवरिश ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे आए दिन मर्डर होते हैं, ये होते हैं, उसके अंदर खुद ब खुद देखते देखते मर्डर करने के गुण डेवलप हो जाएंगे। कोई ऐसी जगह पड़ता है जहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ डॉक्टर के, सब आप किसी डॉक्टर के घर पैदा हो गए, वहाँ ऑल टाइम पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है। आधा डॉक्टर तो वो 5 ही 6 में हो जाता है। अपने क्लास वालों को सर दर्द कर रहा है पैरासिटामोल, मतलब खुद ही दवाई बता देगा अपने क्लास वालों को। समझ रहे हो? मतलब माहौल कितना फर्क पड़ता है। कहें देखो भाई डॉक्टर का बेटा है तभी तो खूबी। रीज़न क्या है? आप जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, जी रहे हैं, वो आपके ऊपर दिखाई देता है। और वही दिखाई देता था किसके ऊपर? 15 के ऊपर दिखाई देता था। ये बात समझ आ रही है? अब 15 ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। वो मंगवाया था, वो लिख गया, एक ही दिन के लिए लाया था बच्चा, ठीक है। अब वो बड़ा हो रहा है, जब बड़ा हो रहा है तो वो एकदम आलसी, निकम्मा, समझ रहे हो बात को? लेकिन अपने आप को किसी से कम ना समझना, समझ रहे हो? आता जाता कुछ नहीं, अपने आप को राजा समझे। भाई बेटे का राजा, बेटा राजा है, ताकत है, फिर भी बना है।
ये लाइन समझ आ गई। अब इसके बाद एंट्री होगी किसकी, उसके बाद एंट्री होती है 16th की, ठीक है। अब 16th का भी कुछ हाल बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। और उसकी जो महारानी थी वो भी पैसे उड़ाने में एक्सपर्ट, ये भी पैसे उड़ाने में एक्सपर्ट। कल को कोई भी समस्या होती थी, टैक्स बढ़ा दो, और टैक्स लेना किससे है, पब्लिक से लेना है। ये बात समझ आ रही हो। सरकार करती क्या है, अगर आज आपको सिंपल सी बात समझनी है तो सरकार करती क्या है, आपसे पैसा लेती है ना। सरकार के जेब में पैसा सरकार का है क्या, पब्लिक का है, ठीक है। पब्लिक पैसा देती है, सरकार के पास आता है। सरकार 1 रुपये भी खर्च करती है तो अपनी जेब से नहीं करती, पब्लिक का पैसा खर्च करती है, सीधी सी बात है। तो राजा अपनी जेब से खर्च कर रहा है क्या, राजा पब्लिक से ले रहा है, ठीक है। और कितना टैक्स लेता था, कोई अंदाजा, फ्रांस की जनता कितना टैक्स पे करती थी, एनी गेस। 85% ऑफ देयर वेल्थ, जितना बेचारा साल भर में कमाया 85% दे दे, ऐसे ही उसको रात को नींद नहीं आएगी। सोचो जीवन क्या चलेगा। अगर आप 100 कमाते हो, 85 रुपये दे देते हो, आपसे कोई छीन लेता है, आपको तकलीफ नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, घुट घुट के मरोगे। ऐसा कैसे, ठीक है। तुम उसके मरने की कल्पना करोगे, उसमें टैक्स ले रहा, ठीक। हमारे यहाँ कितना टैक्स चलता है, जैसे अभी जीएसटी 28% मैक्सिमम है कि 28% आपसे लिया जाएगा, जीएसटी की बात करें, ठीक है। बाकी तो अलग अलग स्लैब के अलग अलग टैक्सेस हैं, 30% तक इनकम टैक्सेस जाते हैं, और नहीं तो क्या, इंडिया सरकार चल कैसे रही बिना टैक्स के। इंडिया में भी टैक्सेस लिए जाते हैं भाई। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप नहीं, इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं सुविधाओं के हिसाब से इंडिया में टैक्स हाई है, जिस हिसाब सुविधाएं मिलती हैं उसके हिसाब से टैक्स हाई है। लेकिन हाईएस्ट टैक्स लिया जाता है शायद लग्जमबर्ग में, ठीक है। लग्जमबर्ग में काफ़ी टैक्सेस हैं, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा टैक्सेस हैं, लेकिन फीचर भी तो है। लग्जमबर्ग के अंदर गाड़ी में आप बैठने का किराया नहीं लगता, घूमो टहलो, मेडिकल फैसिलिटी, बीमार हो गए डॉक्टर पैसा नहीं लेता, फ्री है, ठीक है। आप कमा किस ले रहे हो, खर्चा कहाँ करोगे, दवाई में करोगे, आने जाने में करोगे, आराम से हिल रहा है, ठीक है। वो चेक कर रहा था, समझ आ गई बात। तो वहाँ पे फैसिलिटीज भी तो उसके हिसाब से देते हैं ना। ये समझो, सरकार अगर आपसे पैसा लेती है तो उसके बदले आपके लिए कुछ करती है ना, ये बात समझ रहे हो ना। पैसा आप दे किस ले रहे हो, सरकार आपके लिए कुछ ना करे तो आप खुद ही पैसा नहीं दोगे। अगर आप पैसा दोगे, सरकार आपके लिए करेगी तो आप खुश रहोगे, चलो अपने लिए सड़क बनी तो। अच्छा, सोच के बता सकते हो मुझे कि सरकार क्या कहते हो, हम अपने से कर लेंगे, तुम ना कराएं दो, करोगे? अगर कभी नहीं करोगे, अपने गेट के सामने खाली ईंटा बिछवाओगे, बस ये मेरा पैसा है, मैं अपने गेट सामने बिछवाऊंगा, ठीक है। एक ईंटा बगल वाले के सामने बिना बिछने पाए, तो इस हिसाब से तो सड़क तो बड़ी अजीब बनेगी। कहीं एकदम मार्बल वाली है, कहीं एकदम मिट्टी वाली है, कहीं मतलब एकदम ऐसे ऐसे करके चलने वाली। हाँ, तो सरकार सबको समान रखने के लिए जिसके पास ज़्यादा कमाई है उससे ज़्यादा टैक्स लेती है, जिसके पास नहीं है उससे नहीं लेती है, जिसके पास कम है उससे कम लेती है, और सबके लिए बराबर काम करती है, एक समान काम करती है। इसीलिए सरकारों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर सरकार ऑटोक्रेटिक हो जाए तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, जो फ्रांस में हो रहा था, बात समझ पाए। यहाँ तक कि जब पब्लिक इतनी परेशान है, जब वो आती थी ना वहाँ दरवाजे पे अपनी फरियाद लेके, तो रानी कहती थी भूख लगी है तो केक खाए। समझ रहे हो बात को, भूख लगी तो केक खाए, दिक्कत क्या है। उसको ये नहीं पता कि केक महंगा होता है रोटी की कंपैरिजन में, ठीक है। जिसने कभी भूख सही नहीं, उसे भूख के बारे में क्या पता होगा। जो कभी बिना लाइट कर रहा नहीं, उसे लाइट कटने का अंदाज़ा क्या है कि नहीं। कोई अभी ये कह दे राजा है, ठीक है लाइट नहीं है तो क्या दिक्कत है। हाँ, अपना 10 मिनट कट जाए तो पंखा न चले तो एसी न चले तो हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, अभी बिजली हड़ताल हुई थी, लाइट कटी थी ना, इन्वर्टर तक बच गया था, 3 दिन बिजली नहीं थी। क्या चीफ मिनिस्टर के घर पर नहीं थी, उनके घर तो रही होगी। अभी उनके घर 10 मिनट कट जाए, सब समझ में आ जाए, समझना की बात। हाँ, हंगामा कर देंगे। हाँ, जो ऊर्जा मंत्री हैं वो तो बैठे हैं ना हवा में, पंखा में, उनकी लाइट कटे तो 10 मिनट में आ जाएगी। तो हाँ, इंटरनेट तो उसलिए बंद जाता है, राउटर बंद जाते हैं इसलिए बंद हो जाता है। अगर बहुत देर लाइट कटी है तो मेरे यहाँ भी हो गया था, इंटरनेट सप्लाई रुक गई थी, लेकिन बाद में चालू हो गई थी। तो पॉइंट क्या है, जो दर्द को समझ नहीं सकता ना, वो कभी उसका समाधान नहीं कर सकता। ये इन सारी चीज़ों को समझो, ठीक है। जैसे आप कभी सुने होंगे कि बोलते हैं कि महिलाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। फ्रांस में नहीं मिलता था पहले,
ठीक है, उनको कोई राइट्स नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना बाहर आने का अधिकार था, कोई अधिकार नहीं था। अगर तुम एक बात समझो, एक लेडीज़ की तकलीफ लेडीज़ ही समझ सकती है, ठीक है, आप नहीं समझ सकते, उसे नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो जो समझ सकता है वही उसके लिए सही फैसला कर सकता है, यही कंडीशन है। ये बात समझ आ रही है? इसीलिए कहा जाता है कि आप उन्हें इक्वल राइट्स दीजिए, हर पोजीशन पर उनको बैठाइए, समझ पाए। इसीलिए एक लेडीज जज की ज़रूरत होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बेटर सॉल्व करेगी कंपेयर टू एक मेल, ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से समझेगी। अगर कोई गांव की समस्या है तो गांव का आदमी बेहतर समझेगा, शहर का आदमी नहीं समझ सकता। आपको नहीं पता बारिश में सड़क पे कीचड़ होने पे समस्या क्या होती है। अगर आप जीवन में पक्की सड़क पे चले हैं तो आपको क्या दिक्कत, कह दो बारिश होती है तो क्या दिक्कत है, चल रहे आराम से, ये आप नहीं समझ सकते। तो सीधी सी बात है, जो जिसको समझ सकता है वही उसको सॉल्व भी कर सकता है, उसके लिए उतना मन से काम करेगा। ये बात समझ पाए ना। यहाँ पे पब्लिक इसीलिए परेशान है क्योंकि पब्लिक की समस्या राजा को दिखाई नहीं दे रही है। ये लाइन समझ पा रहे हो? ठीक है। इसके अलावा और क्या समस्या थी? राजनीतिक जो वो है ना, क्या बोलते हैं, सामाजिक जो ढांचा है वो बहुत गड़बड़ था फ्रांस के अंदर। क्या गड़बड़ था? पूरे सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। कौन कौन से हिस्सों में? आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। एक आपने पढ़ा होगा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, सुना है ना? थर्ड स्टेट, कुछ जानते हो इसके बारे में? क्लर्जी, नोबल, कॉमन पीपल। क्लर्जी में भी 2 पार्ट्स कह सकते हो, ठीक है। ये रैंक 1 वाले, रैंक 2 वाले, ठीक है। ये कहाँ से आते थे? ये इन्हीं में से चल के निकल के आते थे, ठीक है। कॉमन पीपल में भी सब कॉमन नहीं थे, ऐसी बात नहीं कि सारे कॉमन थे, कुछ हायर थे, ठीक है, कुछ लोअर क्लास के थे, इसी में मिला के मिडिल क्लास सब, मिडिल और लोअर सब इसी में मिला के थे। जरा इसको स्ट्रक्चर को समझो, सोशल स्ट्रक्चर बटा कैसे था, जो आप तुम समझते हो ना फ्रांस के अंदर। तो अगर मोटा मोटा तुम कहो कि फ्रांस के अंदर 3 कैटेगरीज बटी हुई है मोटी मोटी। कौन कौन सी? स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। ये बात समझ आ गई? स्टेट 1, स्टेट 1 में किसका राज था? क्लर्जीज का। क्लर्जीज क्या होते हैं? जो, अरे फादर जो ऐसे टांग के घूमते रहते हैं ना, हमेशा चर्च पूजा करते रहते हैं, वही। समझ आ गई बात? सोचने वाली बात क्या थी कि क्लर्जीज पूरे फ्रांस को सलाह क्या देते थे? सादा जीवन, उच्च विचार। समझ रहे हो ना? मतलब फालतू चीज़ें मत खाइए, नशा मत कीजिए, अच्छे से जीवन बिताइए, पैसे मत खर्च कीजिए, पैसे चर्च को दान कीजिए, और खुद सिर्फ अय्याशी करते थे। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। हाँ, वो बात की बात है, लेकिन एग्जाम्पल तो समझ रहे हो बात को। जो आपको ये सलाह दे कि शराब पीने से बहुत नुकसान होता है, और समझ रहे हो, सब सिगरेट पिए जा रहा है और आपको सलाह दे रहा है शराब नहीं पीनी चाहिए, ऐसे लीवर खराब होता है, समझ रहे हो बात को, किडनी में बहुत नुकसान होता है, और हाँ खुद ऐसे फूक फूक के पिए जा रहा है, आप के सामने सलाह भी दी जा रहा है, फूके भी जा रहा है। ऐसा कुछ हाल था उनका, क्लर्जिस का, फादर लोग का, ठीक है। हाँ, इधर बैठ के पैसा भी गिन रहे हैं, उधर पड़ोसी गिन रहा है कितना चंदा आया है। क्या करेंगे, पैसा सब मोह माया है, आप पैसा ऐसे क्या करेंगे, समझ रहे हैं आपको? हाँ, ऐसे क्या जीवन में, और बगल में गिने जा रहा है, आज इतना दान आया है, फंडा क्या है, मतलब जो समझा रहा है वो उसी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक क्या कहेगी पीठ पीछे? सामने तो भगवान क्या कहते, सर झुकाई हुई, गॉड है गॉड है गॉड है, पीठ पीछे तो कहेगी ना, तकलीफ तो होगी ना यार। 85% अब आपसे वेल्थ ले ली जा रही है, 85%। छोटा रकम नहीं होता, बहुत बड़ा रकम होता है। आपकी टोटल कमाई का 85% ले ले, और आप उसको समझा रहे हो कि क्या करोगे पैसा जीवन में, ये तो भगवान का है, तब तो तकलीफ होगी। तकलीफ ना भी हो, लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास पहनने के लिए नहीं है, तो तकलीफ होगी। समझ में की बात? सारी भक्ति तभी सूझती है जब पेट भरा होता है। एक जो भूखा पेट सड़क पर रहता है ना, उसको नहीं समझ में आता कि चल के पूजा कर ले। समझना की बात? पहले उसको अपना भूख दिखाई देता है,
आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए तो सब धरा का धरा रह जाएगा। पहले अपनी बेसिक ज़रूरतें तो पूरी करोगे। और फ्रांस की जनता बेसिक ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रही थी, ये स्थिति आ गई थी। समझ पाए? राजकोष खाली हुए जा रहा था, तो दिक्कत तो होगी ना। क्योंकि पहले अगर आप ये समझिए कि पूरा दुनिया का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो 1500 के पहले, अगर आप ईयर 1500 के पहले की बात करें तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ छाई थी, यही क्लर्जी, प्रीस्ट, यही सब। मतलब सीधा सा मतलब है कि रिलीजियस सेंटिमेंट इतने हावी थे कि आंखों पे एकदम पर्दा चढ़ा हुआ था, आंखों पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन आते हैं और बताते हैं कि इसने मेरे साथ लड़ाई की, इसने मुझे मारा और ये किया, तो उसका फैसला कौन करेगा? जो वहाँ बैठा हुआ है क्लर्जी, वही करेगा, फादर। अब फादर करेगा, आंख बंद करेगा, गॉड ने कहा है ये पापी है, इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। डजंट मैटर क्या सबूत है, क्या गवाह है। हमारे यहाँ तो सबूतों और गवाहों के मद्देनजर पे होता है ना, उस पर बस आंख बंद किया, बताया, उसके बाद पब्लिक को नहीं बता रहे, गॉड बताए हैं, गलत थोड़ी बताए होंगे। टांगो इसको, अब भी टांगो, ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है। तो पावर किसके पास है? अल्टीमेट पावर हाथ क्लर्जी के हाथ में है, अल्टीमेट। ठीक है, जब पब्लिक के अंदर थोड़ा सा नॉलेज आना शुरू किया, जब आप कहा जाता है एक एनलाइटमेंट का समय आया यूरोप के अंदर, ठीक है, मतलब जिसमें लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आप ही को क्यों भगवान बताए, हमको भी बता सकते थे, मूर्ख तूने ये सवाल कैसे कर दिया। समझ पाए बात? उससे तुरंत पूछा है कि तुम मूर्ख हो, तुम पापी हो, तुम नहाए नहीं थे इसलिए तुम्हारे अंदर नहीं आए। समझ में आ गई बात? तुम अशुद्ध हो, मतलब कोई भी लॉजिक भिड़ा देना है। हमको आते हैं, तुमको कैसे आएंगे? समझ पाए बात को? हमारे पास आते हैं, तुम्हारे पास क्यों आएंगे? सीधी बात है। अब उसके पास काउंटर करने के लिए कुछ है ही नहीं है। ठीक, तो अगले दिन वो नहा धो क्या, मैं नहाया भी था तो भी नहीं आया, तो भी समस्या है। तो अब जो क्लर्जी है ना, टॉप क्लास है, वो क्वेश्चन से परेशान हो रही थी कि पब्लिक को इतनी समझ कैसे आ रही है। आदमी को समझ कब आती है? जब उसके पास नॉलेज आती है। ठीक है, आदमी जब नॉलेज गेन करता है ना, सही गलत में अंतर करता है, तो सवाल करता है। ये बात समझना। एक गरीब मजदूर है, वो आपसे तब तक सवाल नहीं पूछेगा जब तक वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ना हो। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो ना, पूछेगा तो इतना पैसा कहाँ गया, ये कहाँ गया। एक अगर बहुत अनपढ़ है, मजदूर है, आप उसे बोलते हो तुम्हारा आज 500 जगह तुम्हें 300 मिलेगा, तुमने ये किया, अच्छा, वो सवाल नहीं करेगा, खुद ही में सोचेगा कि मैंने गलती कहाँ की है और लेके चला जाएगा। क्योंकि उसको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो क्रॉस कर सके। आपको क्रॉस करने के लिए नॉलेज चाहिए होती है, एक बेसिक आपको समझ होनी चाहिए, और तब आती है जब आपके पास नॉलेज आती है। आप कभी सलाह लेने किसी अनपढ़ के पास नहीं जाएंगे। समझिए, खुद अपने आप से पूछिए, चाहे वो आपसे कितना ही सीनियर क्यों ना हो, बड़ों चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आप खुद नहीं पूछेंगे, आप सलाह लेने किसी रिक्शे वाले के पास जाएंगे, लेबर के पास कभी नहीं जाएंगे। चाहे एक लड़का होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, उससे सलाह ले लेंगे। रीज़न, अरे वो पढ़ा लिखा है, कुछ सही जानता होगा, आपके मन में तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने से आपकी इंटेलेक्चुअलिटी में बदलाव आता है। समझ में आ गई बात? और जब लोगों तक नॉलेज आ रही है, शिक्षा आ रही है, तो उनके पास सवाल पूछने का मुँह भी आ रहा है, ताकत भी आ रहा है। ये बात समझ पाए? ये लाइन सुना है? अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किनसे? इनसे। तो इसमें 2 तरीके के क्रिश्चियंस होते थे पहले, ये बस समझिएगा। एक को कहते थे प्रोटेस्टेंट, एक को बोलते थे कैथोलिक। यानी क्रिश्चियनिटी 2 टाइप की थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इसमें क्या अंतर है? कैथोलिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बाइबल में लिखा है उसके अलावा हमें कुछ नहीं मानना है। जो लिखा है वो यथार्थ सत्य, बदलना नहीं है। ठीक है। और प्रोटेस्टेंट क्या कहते थे? बाइबल तब के टाइम के हिसाब से लिखी गई थी, आज के टाइम के हिसाब से नहीं लिखी गई है। यानी अगर आज के टाइम में बदलाव की डिमांड है तो हमें बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी प्रोटेस्टेंट प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है, वो बदलाव चाहते हैं, और कैथोलिक बदलना ही नहीं चाहते। डिफरेंस आ रहा है? तो पब्लिक के अंदर भी पब्लिक सेंटिमेंट्स अलग अलग होंगे। प्रोटेस्टेंट्स कैसे बन रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा ही क्यों है। ठीक है, समझ पाए ना बात को? हमें बदलना चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए चर्च है, तो चर्च के पास अपनी बहुत सारी ज़मीनें होती थी।
टोटल फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन के ये मात्र 0.5% थे। ये सोचो, यानी पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन का जो क्लर्जी है वो मात्र 0.5% है, 1 से 0.5% कह सकते हो, यानी 1% से कम। और इनके पास ज़मीन कितनी है? 20%। पूरे फ्रांस की 20% ज़मीन अपने पास रखते थे। सोचने की बात है कि नहीं? 1% आदमी 20% ज़मीन, तो जो 99% पीछे बच रहा है उसके पास तो कितनी बच गई? 80। मतलब 99% है, 80% बची है। अच्छा वो सुनो, उसके बाद सेकंड स्टेट ये भी है 2-4%, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ है, 2-4% है जो भी है। इनके पास कितनी है? 25%। आप मोटा मोटा सोचो, 45% ज़मीन तो ऐसे चली गई, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता के लिए कितनी बची? मतलब 55%, यानी कह सकते हो लगभग आधी ज़मीन। आधी ज़मीन पे पूरा थर्ड स्टेट सरवाइव करे, और 2 स्टेट मिलकर कितना रख रहे हैं? लगभग 45%। ये है ना गलत बात। मतलब आपकी संख्या कुछ नहीं, ठीक है, और आप ले रहे हैं 50% हिस्सेदारी, ये तो गलत बात है, गलत था। क्यों? भगवान कहे तुमको इतनी ज़मीन चाहिए, इसलिए मैं वहाँ तक अपना गाड़ा हूँ। समझ आ गई बात? तो पब्लिक पहले क्या थी? भगवान कहे पहले बताना था, हम और छोटा कर लेते हैं अपना, ठीक है। लेकिन बाद में भगवान हमको भी कह सकते थे मेरा छोटा है, तुमको बड़ा कर लो अपना। तो समझ पाए ना ये लाइन? अब कंडीशंस बदलने शुरू। अब ये क्या करते थे? ये अपने नीचे लोगों को अपॉइंट करते थे। भाई ये क्या करते थे? जैसे ये क्लर्जिस है ना, तो क्लर्जिस क्या काम करते थे? अपने नीचे लोगों को और रख लेते थे। कहते थे चलो एक काम करना, तुम चर्च खोलना, तुम झाड़ू लगा देना, तुम ये कर देना, तुम वो कर देना, और हम क्या करेंगे? जब पैसा कलेक्ट होगा बताना, आएंगे लेने हम इकट्ठा, ठीक है, औलाद में। तो जो टॉप क्लास वाले हैं ना, क्लर्जी रैंक 1, मैंने रैंक 1 क्यों लिखा है? इसमें 2 है, सेपरेशन है, ठीक है। तो ये इसके नीचे बहुत समझदार लोग हैं ना, समझदार लोग हैं, इनको बुला लेते हैं अपने पास, ऐसे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, क्या करोगे? और चर्च में सेवा करना। समझना की बात? लेकिन जो यहाँ से रैंक जाते थे ना क्लर्जी पार्ट 2 वाले, इनको कोई राइट्स नहीं देते थे ये लोग, हमेशा उनको पैर की जूती की तरह ट्रीट करते थे। यही फ़र्क है, इसको बहुत ध्यान समझना। स्टेट 1 के अंदर 2 हिस्से हैं, सिर्फ प्योर क्लर्जी नहीं है, क्लर्जी में भी आप कह सकते हो टॉप क्लास, लोअर क्लास। लोअर क्लास के जो क्लर्जीज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? नीचे से उनको बुलाते थे, नीचे से बुलाते थे, उनसे सारा काम करवाते थे, चर्च खोलना, साफ सफाई का कार्यक्रम देखना, जो चर्च की गायें हैं उनको संभालना, खेती करवाना, खेती मैनेज करना। कौन करता था? ये रैंक 2 वाले। और रैंक 1 वाले सिर्फ बैठ के खाते थे, सिर्फ बैठ के खाते थे। इनके खानदान में पैदा होना मतलब दुनिया में स्वर्ग से बढ़ के कुछ नहीं था। समझ पाए बात को? ये बुला लेते थे अपने पास कि आओ हमारे यहाँ सेवा करो। 5:30 हो रहा है, हाँ टाइम तो लगेगा। हाँ काम कर रहे हैं, तो क्योंकि अब उनको क्या कहना था? तुमको तो नीचे से बुलाए हैं ना, तुम्हारी हाँ? वो वहीं पैदा हुए, वो हमेशा अपने आप को महानी समझ रहे हैं। ये समझ में? मतलब उनके खानदान में जो पैदा हो गया है वो क्लर्जी का बेटा क्लर्जी ही रहेगा, ठीक। हाँ, अब मान लो सेवा वाले कम पढ़ रहे हैं, नीचे से बुला लेंगे उनको ऊपर और लोग को सेवा करने के लिए, ठीक है। अब जो हमेशा परमानेंट चर्च में रहेगा उसे क्लर्जी का दर्जा मिल जाएगा। ये बात समझ पाए? इस तरीके से अब ये जो नोबल्स हैं, ठीक है, ये भी मिलके, इनके पास भी बहुत पावर है, ठीक है, नोबल्स के पास भी बहुत पावर है। तो तुम एक स्ट्रक्चर समझो कि एक कंट्री है, एक कंट्री में बहुत गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास सारी पावर है, और वो बाकी सब क्या है? बेचारे एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट हो रहे हैं। एक फिगर है एनसीईआरटी में जिसमें एक फैट मैन एक गरीब किसान से सब कुछ ले रहा है, उसका खाना भी उससे ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और खुद खा पी के से खाली बैठा हुआ है। ये बात समझ पा रहे हो? ये कंडीशन, ठीक है। तो थर्ड स्टेट में क्या हो रहा है कि थर्ड स्टेट के अंदर तुम्हारे पीजेंट्स हैं। पीजेंट्स का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं यार, सामंत या जो काम करने वाले, मजदूर। अच्छा ठीक है, हाँ मजदूर टाइप के लोग हैं, ठीक है, मजदूर, बिजनेसमैन, ऐसे सारे लोग हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब इसमें अब अच्छा, थर्ड स्टेट के अंदर 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो जो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, और ऊपर क्लास वाली क्या है? पढ़ी लिखी है। ये बात समझ रहे हो? ठीक है। अब जो पढ़ी लिखी है वो ना पढ़ी लिखी वाले से इतना मतलब नहीं रखते थे, लाइक वकील,
वकील टाइप की जो कैटेगरी हो गई, मर्चेंट्स, ठीक है, या बहुत पैसे वैसे वाले ऐसे लोग, ठीक है, उनकी कैटेगरी अलग है, और जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनकी कैटेगरी ही बिल्कुल अलग है। ये बात समझ पाए यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो ये लगभग क्या था तुम्हारा सोशल डिफरेंसेस थे, ये समझ रहे हो, सोशल डिफरेंसेस थे। इसके अलावा फिर अगर बात की जाए कि और क्या बदलाव हुए उस समय, तो उस समय कुछ तुम्हारे राइटर्स थे, ठीक है, उन राइटर्स ने कुछ महान बातें लिखी, ठीक है, किसको लेकर? पब्लिक को लेकर, कि तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है, जब हमारे देश में लड़ाई चल रही थी, हाँ, तो पब्लिक को ना उसके अंदर जोश जगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप थक गए हैं, तो आपके अंदर भी एनर्जी लानी पड़ेगी, तभी आप दोबारा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जब राइटर्स लिखते थे ना, तो इतनी ऐसी लाइनें लिखते थे कि जिसको पढ़ने के बाद पब्लिक जाग जाए अंदर से। वो नाटक देखते थे जिसमें कहा था चैन से सोना है तो जाग जाइए वो टीवी पे जो न्यूज़ आता था सनसनी उसमें वो कहता नहीं था चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो बस वही समझो, सेम वही लॉजिक है कि राइटर्स ऐसी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे पब्लिक का सेंटिमेंट अंदर से हिल जाए, एकदम जाग जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, लाइक मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, कैस्पर है, और ग्रिम ब्रदर्स हैं, और मतलब अलग अलग यूरोपियन कल्चर का बता रहा हूँ मैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग हैं। जो मार्सिली था जिसने वो लिखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सॉन्ग लिखा था, ठीक है, वो सब है। तो हमारे देश में भी, अब मैं तुमको उसको ना एक रेफरेंस लेता हूँ अपने यहाँ से समझा के, उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कंपेयर टू उसके। हमारे देश में क्या होता था कि जब अंग्रेज यहाँ लोगों को मारते थे, ठीक है, तो बेचारे हमारे देश के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, और बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे उस टाइम पे। तो जो पढ़े लिखे थे ना, वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर समझते थे, एकदम ऐसे कॉलर टाइट करके घूमते थे, ठीक है। और जब अखबार में छपता था, तो अखबार में छपी घटना को ऐसा छापा जाता था या ऐसा सुनाया जाता था जिससे पब्लिक के अंदर गुस्सा बढ़ के, समझो कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि पुलिस ने कहीं लाठीचार्ज किया और पब्लिक को पीछे किया, ये अखबार में क्या छपना चाहिए? पुलिस ने पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। सना के बाद तो पढ़ने वालों से कैसे पढ़ेगा? पुलिस ने मारी लाठी, सीधा सर की खोपड़ी फूटी, वहाँ से वहाँ खून, ठीक है। जो बेचारा लेट गया उसके हाथ पैर तोड़ के कूच दिए गए, पुलिस मारती रही, मतलब इस तरीके से उसको बयां करना कि पूरा खूनम खून हो गया, पूरा सर पे लाल लाल, पूरे बदन पे खून ही खून बह रहा है, वो तड़प रहा था, मतलब उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि सुनने वाला मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं, मतलब अंग्रेज मिल जाए तो उसकी मुंडी में उड़ दूँ। समझ में आ गई बात? अंदर से एकदम जोश जाग जाए कि यार मतलब ऐसे कैसे, आप समझ रहे हो ना, किसी घटना को इस नहीं, बात सेम ही है लेकिन किसको बयां कैसे कर रहे हो, आप बता कैसे रहे हो, ठीक है, उसको नरेट ऐसे कर रहे हो कि जैसे आप पिक्चराइज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मारपीट हुई, ठीक है, तो आप पूरा उसका एकदम सीन बाय सीन, दरवाज़ा खुला दाहिने हाथ से, बायां पैर बाहर आते हुए, ठीक है, अब वो आया, उठाया डंडा, मारा, मतलब समझ रहे हो, और सीधा लगा सर के ऊपर, मारना चाहिए था उसको, किसी दूसरे अंगों पे हमला किया उसने सीधे सर पे, उसका मेन मकसद था उसकी जान लेना, लेकिन वो बच गया, समझ रहे हो। मतलब आप उसमें मिर्च मसाला लगा के ऐसा बता दो उसको कि उसको फिर लगे कि बस अब ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर्स ऐसे ही लिख रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार को तुमसे छीना जा रहा है, ठीक है, तुमको ये मिलना चाहिए था, तुम्हें नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उसने खा लिया, सीधी बात है। तुम्हारे पास वो कपड़े होने चाहिए थे, क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे कपड़े उसके पास हैं, समझ आ गई बात। तुम्हारे पास अच्छा खाना होना चाहिए था, केक होना चाहिए था, क्यों नहीं है? क्योंकि महारानी खा रही है केक, समझ पाए बात को, जो कह रही है खेल खा लो केक और सारा केक तो वही लेके बैठी है, तो कहेगी केक खा लो, लसन लगे। तो पब्लिक के अंदर एकदम रूसो बहुत अच्छी बातें लिखते बोलते थे, ठीक है, रूसो हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन ने ये कहा भी कि अगर शायद रूसो के शब्द ना होते तो फ्रांस की क्रांति ना होती। समझ रहे हो बात को? मतलब
शब्दों में वो ताकत होती है, वो जान होती है कि वो कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है कि जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया था ना, तो लोग कहते थे कि उनके अंदर ऐसा लगता था कि स्वयं भगवान आके बोल रहे हो शब्दों में, पब्लिक हिल जाती थी सुनते सुनते। इस कदर कभी हिटलर को भाषण देते सुना है? गांधी जी के भाषण तो मान लो नहीं है, लेकिन कम से कम हिटलर के भाषण तो इंटरनेट में मौजूद हैं। हाँ, बोलता रहता था, एकदम हिलता रहता था अंदर से। देखा है हिटलर जब बोलता था ना, एकदम लोगों को हिला देता था अंदर से, मतलब खतरनाक भाषण देता था। हाँ, जर्मनी का निवासी। अरे मतलब ये कहा जाता था, कोई सो रहा हो तो उठ के सुनने लगे। समझ रहे बात को? मतलब हिटलर के अंदर वो जादू था। तुम सो रहे हो तो उठ के, और एकदम देश के लिए मुझे उठना है, अब सोना नहीं है, देश के लिए जाग जाना है। समझ पाए? तो वो जादू था बातों में।